तीन बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में से लिथुआनिया साइज और आबादी दोनों में सबसे बड़ा है। जबकि पूरब और पश्चिम में हल्की पहाड़ियां दिखती हैं, देश ज्यादातर चौड़े समतल मैदानों से बना है। लिथुआनियाई जीवन में प्रकृति का एक खास स्थान है और इसे बचाने के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है। देश की लगभग 1/3 जमीन जंगलों और संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों से ढकी हुई है। लिथुआनिया उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमाएं बेलारूस, लातविया और पोलैंड से लगती हैं। इसकी राजधानी विनियस देश का सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र भी है। आधुनिक लिथुआनिया की जड़ें लगभग 2000 बीसी तक जाती हैं, जब शुरुआती समुदाय मूर्ति पूजा वाले विश्वासों को मानते थे। 14वीं सदी के आखिर तक देश ने ईसाई धर्म अपना लिया और उसके बाद की सदियों में लिथुआनिया यूरोप के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बन गया। लिथुआनिया की आबादी लगभग 3 मिलियन लोगों की है और यहाँ 100 से ज़्यादा कस्बे और शहर हैं, जिनमें से हर एक क्षेत्रीय जीवन में भूमिका निभाता है। हालांकि ज़्यादातर पर्यटक विनियस पर ध्यान देते हैं, जहाँ देश के कई मुख्य आकर्षण और सांस्कृतिक संस्थान केंद्रित हैं। तुर्की से लिथुआनिया की यात्रा करना आसान है। इस्तांबुल से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरलाइंस के जरिए सीधी और कनेक्टिंग उड़ानें उपलब्ध हैं। लिथुआनिया के लिए सीधी फ्लाइट में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। हालांकि रीगा, लातविया की राजधानी, के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है और ट्रेन या बस से आगे की यात्रा जारी रखी जा सकती है। यूरोप का एक बड़ा फायदा ये है कि यहाँ बॉर्डर पार यात्रा करना आसान है। यूरोपियन यूनियन की वजह से ट्रेनें और बसें देशों के बीच आसानी से चलती हैं। हालांकि मौसम को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन लिथुआनिया में ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बड़ी भूमिका निभाता है। बाल्टिक के किनारे सर्दियां लंबी और मुश्किल होती हैं। अक्सर हफ्तों तक आसमान बादलों से घिरा रहता है और धूप कम निकलती है। देश की प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा होने के बावजूद 800 से ज़्यादा नदियां और 2500 से ज़्यादा साफ झीलें, इस लैंडस्केप का पूरी तरह से आनंद साल में कुछ ही महीनों के लिए लिया जा सकता है। ज़्यादातर समय आसमान ग्रे रहता है और अक्सर बारिश होती है और सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये मुश्किल हालात सीमित मौकों के साथ मिलकर पिछले 20 सालों में कई युवा लिथुआनियाई लोगों को विदेश में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर चुके हैं। स्थानीय संस्कृति का एक और खास पहलू शराब पीने की मजबूत परंपरा है, खासकर बियर के मामले में। विनियस में वीकेंड की रातों में अक्सर लोग खूब शराब पीते हैं, जिसे काफ़ी सामान्य माना जाता है और कई एरास्मस स्टूडेंट्स की मौजूदगी नाइट लाइफ को और बढ़ावा देती है। बियर का संस्कृति में एक खास स्थान है। देश भर में इसकी 50 से ज़्यादा किस्में उपलब्ध हैं। जहाँ तक लोगों की बात है, तो कभी कभी आने वाले लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि लिथुआनियाई लोग कुछ हद तक शांत स्वभाव के होते हैं, यहाँ तक कि पहली बार में थोड़े दूर दूर रहते हैं। ये धारणा अक्सर तब बदल जाती है जब आप उन्हें जान लेते हैं। लिथुआनिया के लोग कभी कभी सख्त या दूर दूर रहने वाले लग सकते हैं। ये धारणा अक्सर उनकी मजबूत राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी होती है। अजनबियों को देखकर मुस्कुराना आम बात नहीं है और देश का छोटा आकार और सीमित सोशल आउटलेट इस धारणा को और मजबूत कर सकते हैं। जो लोग पश्चिमी यूरोप की एनर्जेटिक नाइट लाइफ की उम्मीद करते हैं, उन्हें लिथुआनिया थोड़ा शांत लग सकता है, क्योंकि सोशल लाइफ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स शेयर करने या बाहर अक्सर झीलों और प्रकृति के आसपास समय बिताने पर केंद्रित होती है। हालांकि एक जुनून पूरे देश को एकजुट करता है, बास्केटबॉल। ये सिर्फ एक खेल से कहीं ज़्यादा है। ये लिथुआनिया की पहचान का एक मुख्य हिस्सा है। इस खेल के प्रति देश का समर्पण इतना गहरा है कि कई लोग गर्व से इसे बास्केटबॉल का सच्चा गढ़ मानते हैं। तुर्की से आने वाले पर्यटक ये भी देख सकते हैं कि लिथुआनिया का खाना कितना अलग है। सी फूड अक्सर खाया जाता है, जिसमें सी बास, ब्रीम या ईल वाली डिशें हफ्ते में कई बार दिखती हैं। सूप भी हैरान करने वाले हो सकते हैं, जो जुकीनी से लेकर खीरे पर आधारित रेसिपी तक होते हैं। पोर्क डाइट में एक मुख्य भूमिका निभाता है, खासकर पारंपरिक डिश जैसे सेपेलेनाई में आलू के पकौड़े, जिनमें भरपूर मात्रा में पोर्क भरा होता है। खराब मिट्टी और मुश्किल इलाके के कारण खेती कभी पूरी तरह से फली फूली नहीं। यही वजह है कि राष्ट्रीय खाना विविध होने के बजाय अपेक्षाकृत सरल है। हालांकि आर्थिक रूप से लिथुआनिया मजबूत स्थिति में है। अपने छोटे आकार के बावजूद बाल्टिक देशों में इसकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। यूरोपियन यूनियन से मिले सपोर्ट ने इसके सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में मदद की है, जिससे ये देश संकट के समय में भी मजबूत बना हुआ है।
इसके अलावा लिथुआनिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी हब बना हुआ है, जिससे इसके ग्लोबल कनेक्शन और मजबूत हो रहे हैं। इरास्मस प्रोग्राम और प्राइवेट लैंग्वेज स्कूलों के जरिए लिथुआनिया दुनिया भर के स्टूडेंट्स को आकर्षित करता है। समय के साथ इसने एक पूरी तरह से स्टूडेंट इकोनॉमी बनाई है, जो अब देश की इनकम के ज़रूरी सोर्स में से एक है। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को सलाह दूंगा कि वे दूसरे यूरोपियन ऑप्शन पर भी विचार करें, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इकोनॉमी में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए जो बिजनेस उन पर निर्भर करते हैं वे लिथुआनिया को सबसे अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है तो इकोनॉमी पर इसका असर लगभग तुरंत दिखेगा। टूरिज्म भी अभी भी काफ़ी सीमित और अविकसित है। लगभग 3 मिलियन की आबादी वाले लिथुआनिया में लगभग आधे लोगों के पास स्टेबल रोजगार नहीं है। हालांकि साफ हवा, शांत झीलें, बिना छेड़छाड़ वाली प्रकृति और EU मेंबरशिप आकर्षक लग सकती है, लेकिन अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिलना आसान नहीं है। रोजगार के मौके कम हैं और अक्सर लिथुआनिया के नागरिकों और दूसरे EU देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कई विदेशियों को नुकसान होता है। जो नॉन यूरोपियन निवासी लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी हल्के लेकिन लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनौती न केवल एक ग्रुप बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के लोगों को भी झेलनी पड़ती है। नतीजतन जो लोग पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें भी वो गर्मजोशी या खुलापन महसूस नहीं हो पाता जिसकी वे उम्मीद करते हैं। जनसांख्यिकी के हिसाब से देश में ज़्यादातर बुजुर्ग स्थानीय लोग और युवा विदेशी हैं, जो पढ़ाई या छोटे समय के मौक़ों के लिए आते हैं। कई लिथुआनियाई लोग जो देश छोड़ते हैं वे पुरुष होते हैं, जो अक्सर बेहतर काम की तलाश में स्कैंडिनेविया चले जाते हैं। इससे लिंग अनुपात में काफ़ी असंतुलन पैदा हो गया है, जिसमें महिलाओं की आबादी लगभग 60% है, जो यूरोप में सबसे ज़्यादा अनुपातों में से एक है। महिलाओं को बस चलाते हुए, कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए या नाई की दुकानों में बाल काटते हुए देखना आम बात है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन भूमिकाओं को भरना ज़रूरी है। लिथुआनियाई महिलाएं धन या लगातार रोमांच के बजाय स्थिरता, वफादारी और स्नेह को ज़्यादा महत्व देती हैं। कई विधवा हैं या उनके पार्टनर उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जिससे ये तय होता है कि वे रिश्तों में सबसे ज़्यादा क्या चाहती हैं। साथ ही लिथुआनिया एक गंभीर सामाजिक चुनौती का सामना कर रहा है। आत्महत्या की दर ज़्यादा बनी हुई है। हर साल 1 लाख लोगों पर लगभग 26 मौतें होती हैं, जो देश के शांत बाहरी रूप के नीचे एक गहरे संघर्ष को उजागर करता है। ये लिथुआनिया को दुनिया भर के उन 10 देशों में शामिल करता है जहां आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा है। हालांकि लगभग 80% आबादी खुद को ईसाई मानती है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धर्म की भूमिका सीमित है, क्योंकि आधुनिक जीवन शैली ने समाज पर इसके प्रभाव को काफ़ी कम कर दिया है। जो लोग लिथुआनिया में काम करने या बसने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें वर्क वीज़ा और रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत होगी। रहने की लागत की तुलना में सैलरी काफ़ी ठीक ठाक है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। चूँकि कई लिथुआनियाई लोग जर्मनी या नॉर्डिक देशों जैसे अमीर देशों में चले जाते हैं, इसलिए घर पर नौकरी के मौके अक्सर महिलाओं और बूढ़े वर्कर्स के लिए बच जाते हैं, जिससे विदेशियों के लिए मौके बनते हैं। असल में यूरोप में कामकाजी जिंदगी शुरू करना जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड जैसी जगहों की तुलना में लिथुआनिया जैसे छोटे देशों में आमतौर पर आसान होता है। एक मान्यता प्राप्त पेशे और साफ रिकॉर्ड के साथ मंजूरी मिलना काफ़ी मुमकिन है। रेजिडेंस परमिट को प्रोसेस होने में आमतौर पर लगभग 2 महीने लगते हैं और इसमें पोलैंड जैसे कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत कम कागजी कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि बिना स्किल्ड नौकरियों के लिए भी वर्कर्स लगभग 1000 यूरो से कम नहीं कमाते हैं, क्योंकि कानूनी न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करने पर भारी जुर्माना लगता है। लिथुआनिया का मौजूदा न्यूनतम वेतन लगभग 1200 यूरो है और ज़्यादातर सैलरी इससे 300 से 400 यूरो ज़्यादा होती है। एक खास अनोखी बात लिथुआनिया को सबसे अलग बनाती है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी अपनी आधिकारिक राष्ट्रीय खुशबू है। उद्यमी डेरियस रुटकाउस्कस और उनकी टीम द्वारा बनाई गई लिथुआनिया नाम की खुशबू में जंगली फूल, रास्पबेरी, अदरक, चंदन और कस्तूरी का मिश्रण है और इसे ताज़ा, उत्साहवर्धक और आनंददायक बताया गया है। लिथुआनियाई सरकार द्वारा समर्थित इस खुशबू को विदेशों में राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों, पर्यटन कार्यालयों और आधिकारिक कार्यक्रमों में बांटा जाता है। लिथुआनियाई लोग अपने मजबूत राष्ट्रीय गौरव के लिए जाने जाते हैं। विदेश में रहते हुए भी कई लोग गर्व से ऐसे कपड़े या एक्सेसरीज पहनते हैं जिन पर राष्ट्रीय प्रतीक या लिएतुवा शब्द लिखा होता है, जो उनके देश का लिथुआनियाई नाम है।
हाल के सालों में लिथुआनिया ने अपने बाल्टिक पड़ोसी लातविया और एस्टोनिया की तरह आर्थिक विकास और तकनीकी विकास में जबरदस्त प्रगति की है। राजनीतिक रूप से देश ने खुद को मजबूती से पश्चिम के साथ जोड़ा है और अक्सर अपने बदलाव के लिए आयरलैंड को एक मॉडल के रूप में बताता है। सिलिकॉन वैली का अपना वर्जन बनाने की आकांक्षाओं के साथ लिथुआनिया ने सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय टेक फर्मों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप्स को आकर्षित किया है। इन प्रयासों का फल अब मिल रहा है। वैश्विक वित्तीय अध्ययन लिथुआनिया को यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं, जिसे एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन प्राप्त है, खासकर फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और गेमिंग के क्षेत्र में। असल में लिथुआनिया में यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा लाइसेंस प्राप्त फिनटेक कंपनियां हैं। देश ने अपनी उन्नत तकनीकों के लिए भी वैश्विक पहचान हासिल की है। लिथुआनिया में बने लेजर का इस्तेमाल नासा, IBM, हिटाची, टोयोटा और मित्सुबिशी जैसे बड़े संगठन करते हैं, जबकि जीन एडिटिंग में इसके नवाचारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है। निवेश को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल और तेज किया है। नतीजतन वर्ल्ड बैंक ने लिथुआनिया को व्यापार करने में आसानी के लिए दुनिया में 11वें स्थान पर रखा है, जिससे उद्यमी डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और संचालन शुरू कर सकते हैं। लिथुआनिया स्मार्ट शहरी नियोजन में भी निवेश कर रहा है। और इसी के साथ हम वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। अगली बार तक अलविदा।